आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 तक के सारे ही क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और आज इस वीडियो के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो ये आपको एपी दिख रहा है ना, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। इसको आप कुछ ऐसे समझो जैसे कि जो ये 3 है ये पहला टर्म है, 15 ये दूसरा टर्म है, 27 ये तीसरा टर्म है और 39 ये चौथा टर्म है। ये चौथा टर्म है ना। वैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ 54th टर्म में जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू में अगर 132 ऐड कर देंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो किस टर्म में आएगा। 16th टर्म में आएगा, 20th टर्म में आएगा, 15th टर्म में आएगा, किस टर्म में आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था फिर से समझ लो। क्वेश्चन ने कहा है कि ये बताओ अगर हम लोग इसी एपी का 54th टर्म में अगर हम लोग 132 को ऐड कर देते हैं तो ये कौन सा टर्म हमारा बन जाएगा। जैसे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा टर्म है। वैसे ही अगर 54th टर्म में जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे 132 में, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू किस टर्म की होगी। 15वें टर्म की होगी, 20वें टर्म की होगी, 18वें टर्म की होगी, किस टर्म की होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। मतलब कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा हुआ है, n पूछा हुआ है। हमें यहाँ पर n फाइंड करके बताना है। ओके, तो चलो यहाँ पर इस एपी का a क्या हो जाएगा, पहला टर्म, और इस एपी का d क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस। 15 में 3 माइनस कर दोगे 12 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास d। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि भैया आपको ना 54th टर्म में 132 को ऐड कर देना है, 132 को ऐड कर देना है। तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग an से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, an से। जैसे कि ये जो 3 है ये हमारा क्या है, कोई an है, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। तो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग an से। मतलब कोई भी टर्म हो उस टर्म की वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट an से ही करते हैं। ठीक है, अब देखो an इक्वल्स टू ये हो गया। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दिया इक्वल्स टू ये 54th टर्म है, इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 54 को लिख सकते हैं 53 डी लिख सकते हैं। पता है कैसे? देखो यहाँ पर हम लोग ए पी की सीरीज़ लिखते हैं। कैसे बनती, a बनती है a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d होता है। मतलब जो पहला टर्म होता है वो a होता है, दूसरा टर्म हमारा a प्लस डी से बनता है, तीसरा टर्म a प्लस 2d से बनता है, चौथा टर्म a प्लस 3d से बनता है। अब इसको ध्यान से समझना। देखो पहला टर्म a हो गया, दूसरा टर्म में क्या हो रहा है, a प्लस डी हो रहा है। ठीक है, तीसरे टर्म में क्या हो रहा है, a प्लस 2d। जो भी टर्म होगा उस टर्म में से एक वैल्यू कम हो रही, 3 है, 3 में से एक कम होकर 2d बन गया। यहाँ पर चौथा टर्म है, चौथे टर्म में क्या हो रहा है, एक वैल्यू फिर से कम होगी, क्या बन रही, 3d बन रही। वैसे ये 54th टर्म है तो यहाँ पर a प्लस एक वैल्यू कम हो जाएगी 54 और यहाँ पर हो जाएगा d, सॉरी 53d हो जाएगा प्लस 132। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर a है, ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हो गया n माइनस 1 और d की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू यहाँ पर 53 इंटू हमने कर दिया है 12 प्लस 132। अब देखो 53 इंटू 12 हम लोग करेंगे ना तो यहाँ पर 636 मिल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 132। अब ये जो 12 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 12n माइनस यहाँ पर 12 हो गया। यहाँ पर लिखा हमने 12n इक्वल्स टू 636 प्लस 132। ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, ये हो गया 12। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 780 मिल जाएगा और ये 12 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 65। n की वैल्यू हो गई 65, हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो 54th टर्म है ना, इस टर्म में जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को 132 में ऐड करेंगे तो जो हमें फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो किस टर्म में होगा, वो होगा 65th टर्म में होगा। बस यही हमें बताना था, हमें टर्म बताना था, हमने बता दिया।
अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछो, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। क्वेश्चन कह रहा है दो आपके पास एपी है और उन दो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है, अलग अलग दो एपी है, जैसे एक ये एपी दी गई है, एक और ऐसी कोई एपी दे दी गई होगी, और उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा, अगर इसका कॉमन डिफरेंस हमारा 12 है तो दूसरी वाली एपी का भी कॉमन डिफरेंस 12 होगा। ये क्वेश्चन ने कहा। आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, कह रहा है उनका जो 100th टर्म है ना, पहली एपी और दूसरी एपी का, उनका जो डिफरेंस है वो 100 है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताओ 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा दोनों एपी का। ये क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो इसे अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, इसको एक बार और अच्छे से समझना है। क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास दो एपी है, मान लेते हैं एक एपी हमारी ये है, ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं, सिंपल सा डॉट बना के समझना है हम लोगों को खाली। एक एपी ये है, दूसरी एपी हमारी ये है, ठीक है, ये हो गई एपी। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया आपके पास जो ये दोनों एपी है ना, इन दोनों एपी का जो 100 टर्म होगा ना, ये जैसे पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ऐसे जो 100 टर्म होगा और इसका जो 100 टर्म होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 100 होगा। ये क्वेश्चन ने बताया। और क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ऐसे ही इन दोनों के जो 1000 टर्म होंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस बताओ। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। हम लोग पहले वाली एपी का पहला जो टर्म है उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। तो यहाँ पर बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, ये हो गया हमारा टर्म। इतनी बात क्लियर हो गया। अब इसके बीच में देखो कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है क्या है, और क्वेश्चन ने ये भी बताया कि इसका जो डिफरेंस है और इसका डिफरेंस है वो सेम है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम लोग डी मान लेते हैं, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो जो ये दूसरी वाली एपी है, इस एपी का जो पहला टर्म है उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल ए से, ये बोल दिया फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास टर्म। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बताया था कि इन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डी को इसको भी मान लेते हैं कि इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी हो गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का बेसिक जो गिवन है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उसको ध्यान समझो। क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो 100 टर्म है, दोनों का 100 टर्म है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है, ठीक है, ये हो गया। अब 100 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, यहाँ लिखा कैपिटल ए प्लस 99, यहाँ कर दिया डी, माइनस इसको लिख सकते हैं स्मॉल ए प्लस 99 डी लिख सकते हैं। ये तो आपको पता है ये कैसे लिखा जाता है 100 टर्म को, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में समझा है, बिल्कुल सेम वैसे ही। यहाँ पर जो भी टर्म होगा ना उसको हम लोग एक कम करके लिख देते हैं, ए प्लस 99 डी, 100 है, एक कम करके लिखा 99 डी, बस। अब ब्रैकेट खोल दो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो माइनस है ना ये हमारा अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 99 डी इक्वल्स टू हमने कर दिया 100, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमें पता चल गया ए माइनस ए इक्वल्स टू 100। अब इसको ध्यान से समझना, देखो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो a माइनस ए है, मतलब a हमने किसे माना था, इस वाली एपी का पहला टर्म, और जो स्मॉल a माना था इस वाली एपी का पहला टर्म, इनका जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। और 100 वाले टर्म का भी डिफरेंस क्या है, 100 है। तो जाहिर सी बात है जो 1000 वाला टर्म होगा ना, उनके बीच का भी जो डिफरेंस होगा ना वो भी 100 ही होगा। नहीं समझ में आ रहा तो अभी करके दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। अब 1000 टर्म को हम लोग ले लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि भैया जो 1000 टर्म है ना उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन ने हमसे कहा हुआ है, पूछा हुआ है। 1000 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ए प्लस 999 डी माइनस कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए आएगा यहाँ पर 999, यहाँ पर हो गया हमारे पास डी। अब देखो ए प्लस ये हो गया हमारे पास प्लस का 999 डी, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 999, ये हो गया डी, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए माइनस स्मॉल ए आ जाएगा। ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 100 थी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1000 टर्म के बीच का भी जो डिफरेंस होगा ना वो क्या होगा, 100 होगा।
बस इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। इसका आंसर क्या हुआ, 1000 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा दोनों एपी का वो हो जाएगा 100। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कितने नंबर होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 3 डिजिट के होंगे और 7 से डिवाइड होंगे। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो, जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको ना पहला नंबर ऐसा निकालना है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड हो। आपको पहला नंबर दिमाग लगा के निकालना होगा। ठीक है, अगर 2 डिजिट का पूछ रहा होता तो आप भी सबसे पहले यही कोशिश करो कि पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा 2 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड हो रहा होगा, ये सोचना है आपको। तो चलो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 3 डिजिट के नंबर होते क्या है। देखो 3 डिजिट का नंबर होता है 100, 100 से शुरू हो जाता है, फिर 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया एंड सो ऑन 999। ये सारे होते हैं हमारे 3 डिजिट के नंबर। ठीक है, बट हमें वही नंबर बताने हैं जो कि हमारे 7 से डिविजिबल हैं, सिर्फ वो नंबर बताने हैं। तो 100 क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 107 क्या 7 से 101 7 से डिविजिबल है? नहीं। 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग बोल देंगे कि भैया 105 हमारा पहला नंबर हो गया जो 7 से डिविजिबल है। अब इसी में ना 7 ऐड करते चले जाओ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 मतलब 112। ये दूसरा नंबर हो जाएगा जो 7 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 119 ये तीसरा नंबर हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे हमें नंबर निकाल लेने। ठीक है, ये शुरुआत का हो गया। अब हम लोग एक नंबर निकालेंगे लास्ट से, जैसे कि 999। क्या ये हमारा 7 से डिविजिबल है? नहीं। 998 क्या 7 से डिविजिबल है? ये भी नहीं। 996 7 भी नहीं है, 996 भी नहीं है, 994 है जो कि 7 से डिविजिबल है, 994। तो हमने क्या देखा, पहला नंबर और लास्ट नंबर हमने निकाल लिया। बस इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, AP वाला फॉर्मूला लगा देना है, AN = A + n - 1 × D। यही हमें फाइंड करना है। अब देखो AN क्या हो गया, AN पता है क्या है, AN हो जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म जो कि है ये हो गया 994 और A हो जाएगा हमारा पहला टर्म जो कि है 105। N हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म ही फाइंड करना है। और D क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो बस इस वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया। AN की जगह पे हो गया 994 = A 105 प्लस n - 1 इंटू हो गया D, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 105 प्लस 7n - 7 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 994 हो गया। अब 994 हमने लिखा, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 105 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, = हो गया 7n। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस है ना, तो यहाँ पर हो गया 14 में 5 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया 8 प्लस हमने कर दिया 7 = 7n। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 9 8, 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, = हो गया हमारे पास n, 7 1 हो गया हमारे पास 7 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 2 हो गया 40, यहाँ पर आ जाएगा 5 7 8 हो जाएगा हमारे पास 56, 7 8 56, तो यहाँ पर हो गया 128। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो n है वो 128 मतलब 128 ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे 7 से डिविजिबल हैं। बस हमें यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये जो क्वेश्चन 14 है ना, ये भी बिल्कुल ऐसा है। ये कह रहा हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। कह रहा है ये बताओ कि भैया 10 और 250 के बीच में कौन से नंबर होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे भी। अब क्वेश्चन 14 में आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है कि भैया 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल है, ये हमें काउंट करके बता दो। तो देखो ऐसे काउंट कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग AP की हेल्प से काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या 10 हमारा
4 से मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है नहीं। 11 आएगा 10 के बाद, क्या वो है? नहीं। 12 हमारा क्या है? 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। फिर 16 हमारा 4 का मल्टीपल है, 20 हमारा 4 का मल्टीपल है। बस शुरुआत के 3 हमने ले लिए डिजिट, नंबर ले लिए जो कि 4 के मल्टीपल है। अब लास्ट का चेक करो, 250 क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं। 249 क्या मल्टीपल है 4 का? नहीं। 248 ये हमारा 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर हो गया 248। क्लियर हो गया। अब सिंपल सा हम लोग AP का फॉर्मूला लिख देंगे जो कि हो जाएगा AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू हो गया हमारा D। अब जो A होगा वो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 12, N हमें पता नहीं है क्योंकि हमें यही फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म, और D हो गया कॉमन डिफरेंस जो कि है 4, और फिर AN होता है लास्ट वाला टर्म जो कि है 248। ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यू को पुट करो। 248 लिखा इक्वल्स टू A हो गया 12 प्लस N की जगह पे N माइनस हमने 1 कर दिया, और D हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, 4 का अंदर मल्टीप्लाई तो 4N, और यहाँ पर हो गया -4। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 8 प्लस 4N हो गया हमारे पास 248। 8 ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का, 248 माइनस 8 इक्वल्स टू 4N, और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 200 हमें यहाँ पर 40 मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारा N, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 60 इक्वल्स टू N। हमें N क्या मिल गया? 60 मिल गया। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि 60 ऐसे नंबर हैं जो इनके बीच में आएंगे और 4 से डिविजिबल होने वाले हैं। मतलब 10 से लेकर 250 इनके बीच में 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। यही हमें फाइंड करके बताना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP दिस एंड दिस इक्वल। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो 2 AP है ना, इन 2 AP का कौन सा nth टर्म होगा जो कि आपस में इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करके बतानी है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 63, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 65 है, यहाँ पर है 10। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू सेम होगी। मान लो यहाँ पर 15th टर्म होगा, उस 15th टर्म में वैल्यू होगी 64, यहाँ पर भी 15 टर्म होगा जिसकी वैल्यू होगी 64। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ इन दोनों AP का कौन सा टर्म सेम होगा, और जो भी टर्म सेम होगा उसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। ये क्वेश्चन ने पूछा। समझ में आ गया? तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 15 के सोल्यूशन को ध्यान से समझो। यहाँ पर जो हमारे पास पहले AP जो थी ना, उसका पहला टर्म 63 और जो उसका डिफरेंस है वो 2 है। दूसरी जो AP है उसका जो पहला टर्म है वो 3 है, बट जो पहला टर्म है उसको रिप्रेजेंट किया हमने कैपिटल A से, और इसी AP का जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट किया है कैपिटल D से। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि इन AP का, ये दोनों AP का कोई टर्म है जो कि आपस में इक्वल है। अच्छा, किसी भी टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? AN लिखते हैं। तो भैया इस वाली AP का कोई टर्म होगा उसको हम लोग AN बोलेंगे, और इस वाली AP का कोई ऐसा टर्म होगा उसको हम लोग कैपिटल A और N बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ने यही बताया कि इनका कोई एक ऐसा टर्म है जो कि आपस में इक्वल है। तो हमने लिख दिया AN इक्वल्स टू AN, कैपिटल A और यहाँ पर लिख दिया N। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो AN है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा पहली वाली AP, और ये कैपिटल A और N है ये रिप्रेजेंट करेगा दूसरी वाली AP के टर्म को। अब AN इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? AN इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, ये होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिख दिया इक्वल्स टू, ये कैपिटल AN है ना, इसकी जगह पे भी हम लोग यही फॉर्मूला लिखेंगे, बट क्या होगा, A की जगह में कैपिटल A हो जाएगा और D की जगह में कैपिटल D हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है A प्लस N माइनस 1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर D। अब जो ये A है इसकी जगह में हमने लिख दिया 63 प्लस N की जगह पे हमने N ही रहने दिया, N माइनस हमने 1 कर दिया, और D की जगह पे हमने लिख दिया 2 इक्वल्स टू A की जगह पे हमने कर दिया 3 प्लस यहाँ पर हो गया N माइनस 1 इंटू D की जगह पे हमने कर दिया है 7। अब यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 63 प्लस यहाँ पर हो गया 2N माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7N माइनस यहाँ पर हो गया 7। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 61, ठीक है, और यहाँ पर हो गया प्लस 2N इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर इसको करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4 प्लस 7, यहाँ पर हो गया N। -4 को उठा के इधर ले आते हैं, 61 ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ पर 7N है ना, ये हमारा प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 65, यहाँ पर n रहेगा। अब देखो जो ये 5 है ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 65 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, तो 5 1 5, 5 3 15, तो 1 और 3 आ जाएगा 13। तो हमें क्या पता चल गया, जो 13th टर्म होगा ना इन दोनों AP का वो आपस में इक्वल होगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 16 में आ जाओ। ये कह रहा है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि भैया आपको ना एक AP बताना है, AP बना लेनी है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक AP है उसका जो थर्ड टर्म है वो है 16, थर्ड टर्म की वैल्यू दे दिया गया है 16, और कहा जा रहा है जो 7th टर्म है ना उसकी जो वैल्यू है वो 5th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 5th टर्म बाई 12 है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई ना। अब चलो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 16 के सोल्यूशन पे आ जाओ। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि भैया आपके पास जो थर्ड टर्म है ना वो 16 है, और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म में से 12 एक्सीड हो रहा है। जो भी 5th टर्म होगा उसमें 12 एक्सीड होने का मतलब 12 और ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 7th टर्म। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ये गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। देखो यहाँ पर ना थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a+2d लिख देंगे, और इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 16। a+2d कैसे आया ये समझो। देखो जो AP होता है उस AP का पहला टर्म होता है a, दूसरा टर्म बनता है हमारे पास a+d, तीसरा टर्म हो जाता है a+2d, ये हो गया तीसरा टर्म, और थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया a+2d, कुछ ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a+2d। ये किसके बराबर है, 16 के। हम लोग क्या करेंगे, इस 2d को उठाएंगे, इक्वल के इस साइड भेज देंगे, ये प्लस के इधर आ जाएगा, माइनस का 2d हो गया। हमने देखा यहाँ पर a = 16 - 2d है, इसको यहीं पर छोड़ दो। अब यहाँ पर 7 टर्म में आ जाओ। 7 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a+6d लिख देंगे, और यहाँ पर जो 5th टर्म है ना इसको लिख देंगे a+4d लिख देंगे। देखो 5th टर्म है तो इसमें से एक कम करके 4d हो गया, 7 टर्म है इसमें से एक कम करके 6d हो गया। इस तरीके से टर्म हम लोग लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर हो गया 12। अब देखो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 6d है, ये 4d प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 4d, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2d = हो गया 12, ये इससे कैंसिल हो गया, d हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया, d हमको 6 मिल गया। ठीक है, d की वैल्यू उठाओ और इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a = 16 - 2 × 6, 6 2 हो जाएगा 12, 16 - 12 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। a = हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, d = हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें AP बनानी, तो बहुत सी सिंपल है। हमने क्या बताया, AP हमारी कैसे बनती है, a+a+d a+2d इस तरीके से बनती है। तो a क्या है हमारे पास, 4 है, तो a हो गया हमारा पहला टर्म 4। दूसरा टर्म हो जाएगा a+d, 4 + 6 क्या हो गया, 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा तीसरा टर्म a+2d, a हो गया हमारे पास 4 × यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस कर दिया, 2 × d, 6 2 हो जाएगा 12, तो 12 + 4 हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 16, ये हो गया तीसरा, एंड सो ऑन। ये बन गई हमारी AP। हमें AP ही बनाना था। आई होप आपको समझ में आ गया, कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। फिर से समझ लो, जब हम लोग AP बनाते हैं ना तो AP बनाने का जो रूल होता है वो होता है a+d a+2d होता है। a की जगह में a की वैल्यू रख दो और d की जगह में d की वैल्यू लिख दो और सॉल्व कर दो, तो आपकी AP बन जाएगी। तो हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले d को फाइंड किया, फिर d की वैल्यू को उठाई थी और इसमें पुट किया था, तो हमें a मिल गया था, और हमने सॉल्व कर दिया तो हमारी AP बन गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये AP है ना, इस AP के लास्ट टर्म सिर्फ 20 टर्म फाइंड करके बता दो। अभी तक हम लोग शुरुआत के टर्म फाइंड करते थे, बट क्वेश्चन ने स्पेशली कह दिया कि लास्ट से जो 20 टर्म आएगा ना वो फाइंड करके बता दो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर हमें AP दिया गया ना, एक AP को लिख लेते हैं सबसे पहले। AP यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है, 8 गिवन है, और यहाँ पर है हमारे पास 13 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर है 253, ये हमारी AP हो गई। इतनी बात क्लियर है, ये गिवन है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है ये भी समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि इस AP के लास्ट के जो 20 टर्म होगा ना वो बता दो। लास्ट की जब भी क्वेश्चन बात करे तो इस AP को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो।
यहाँ पर 253 को आगे लिखो, 253 को आगे सोल्यूशन पे, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर ऐसे लिखो, यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 3। कुछ इस तरीके से इसे रिवर्स करके लिख देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, 20th टर्म आपको फाइंड करना है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a+19d लिखेंगे। जब कोई भी हमें टर्म फाइंड करना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, a+19d। अगर मान लो क्वेश्चन कह देता कि लास्ट से आप फिफ्थ टर्म फाइंड करो, तो आप क्या लिखते हैं, a+4d लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो देखो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए क्या है, तो आप a लिखो, प्लस करो, जो भी टर्म कहे उससे एक कम कर दो। जैसे फिफ्थ टर्म कह रहा है तो इसे एक कम कर दोगे तो 4 हो जाएगा, और d का मल्टीप्लाई, बस सिंपल है, ऐसे किया जाता है। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर हमें अगर a और d पता चल गया तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 20 टर्म हमें मिल जाएगा। तो a हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जो पहला टर्म होता है वही तो हमारा a होता है, तो a हो गया 253 हो गया, ये a हो गया। अब d की बात कर लेते हैं, d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 - 8 कर देंगे, हमें यहाँ मिल जाएगा -5 मिल जाएगा। अब देखो हमें d भी मिल गया, a भी मिल गया, इसमें वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो 20th टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 253 + 19, और यहाँ पर हो गया माइनस का हमारे पास 5, 19 5 हो जाएगा हमारे पास 95, 253 - 95, और यहाँ पर आ गया 158। बस हमें यही सॉल्व करना था, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया है। अगर डाउट है कमेंट करो, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th टर्म is 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में ना, या फिर पूरी AP में ही आप ये समझ लो, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले A निकालना है और D निकालना है, कैसे भी करके A और D निकालना ही पड़ेगा आपको। तो आपको हमेशा दिमाग लगाना है AP में कि A हम लोग कैसे निकाले, D कैसे निकाले। देखो यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म की बात की गई है, फर्स्ट 3 टर्म हम लोग तभी तो फाइंड कर पाएंगे जब हमें A और D पता होगा। तो A और D हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, वो देखो। क्वेश्चन 18 हमसे यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास जो पहला टर्म है ना, सॉरी जो 4th टर्म है और जो 8th टर्म है उसका जो सम है वो 24 है। इसी को समझो, क्वेश्चन 18 में आ जाओ। कह रहा है जो आपके पास 4th टर्म है, 4th टर्म प्लस जो आपके पास 8th टर्म है, इस दोनों का जो सम है वो 24 है, ये क्वेश्चन ने कह दिया। ठीक है, अब 4th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 5th टर्म को हमने लिखा था a+4d लिखा था, है ना, लिखा था ना, और 20 टर्म को हमने a+19d लिखा था। वैसे ही 4th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a+3d, ये लिख देंगे। और ऐसे ही 8th टर्म को लिखेंगे a+7d लिखेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 10d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 24। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a इक्वल्स टू 24, और यहाँ पर माइनस हो गया हमारे पास 10d हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 24 माइनस 10d डिवाइड में कर दिया हमने 2। ठीक है, ये हमें मिल गया a, ये चीज़ आपको दिख रही ना, ये हमें a मिल गया। अब देखो, अब हम लोग ना क्या करते हैं, अब आगे आते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6th टर्म है, जो 10th टर्म है, इनका जब सम किया गया ना तो 44 मिल रहा है 6th टर्म। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, जो 6th टर्म है और जो हमारे पास 10th टर्म है, इनका जब सम किया गया तो 44 मिला। जो 6th टर्म है वो हो गया a+5d प्लस, और जो 10th टर्म है वो हो गया a+9d, इनको ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 44 मिला। तो ये a+a हो गया हमारे पास 2a, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 और 14, ये हो गया 14d इक्वल्स टू हो गया 44। गॉट इट। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें a की जगह पे a की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, a की जगह में इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर मिल जाएगा 2, इसको हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं। रुको, इसको और सॉल्व कर देते हैं। इसमें से अगर हम लोग 2 को कॉमन कर ले, देखो अगर इसको हम लोग और सॉल्व कर लेंगे ना तो ये यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस पूरे में से ऊपर में से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 - 5d हो जाएगा।
डिवाइड में है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या हो गई 12 माइनस 5d, तो यहाँ पर a की जगह में पुट कर देते हैं। ये हो गया 12 माइनस 5d और यहाँ पर हो गया प्लस 14d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 44 हो गया। ठीक है, अब बाकी काम यहाँ पर कर देंगे। इसमें देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 24, 5 2 हो गया 10d हो गया और प्लस यहाँ पर 14d आ गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 44। इसको सॉल्व करो, 24 है ना, 24 को उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ पर प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 24 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 4d और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 24 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 5 20 हो गया। हमें d की वैल्यू क्या मिल गई 4 5 20 मतलब 5 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हमें d 5 मिल गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है a, तो a फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर a हमारे पास क्या, इसके नीचे ही कर देते हैं, a इक्वल्स टू है हमारे पास, a इक्वल्स टू है हमारे पास 12 माइनस 5d, यही तो बचा था सॉल्व करने के बाद। अब d की जगह में 5 पुट कर दो, यहाँ पर हो गया 12 माइनस 5 इंटू 5, 5 5 हो गया 25, 25 में 12 हो जाएगा तो 5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 मतलब माइनस का 13 आ जाएगा। हमें क्या मिल गया यहाँ पर माइनस 13, हमें a मिल गया माइनस 13 और d मिल गया हमें क्या 5। अब हमें क्या बनाना है AP, और AP बनाने का जो तरीका होता है वो होता है a और यहाँ पर हो गया a प्लस d, फिर हो जाएगा a प्लस 2d और क्वेश्चन ने कितने बोले थे शुरुआत के, फर्स्ट 3 टर्म बोले हैं तो 3 तक ही करो, 4 बोलता है तो a प्लस 3d को ऐड कर लेते हैं। पहला टर्म हमारा क्या है a हमें क्या मिला 13 माइनस का, तो माइनस 13 हो गया। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। अब दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी, a है हमारे पास माइनस 13, d है हमारे पास प्लस का 5, इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 8 हो गया। यहाँ पर आ जाओ, a हो गया माइनस 13 और प्लस हो गया 2 इंटू d हो गया हमारे पास 5, 5 2 10, 10 इसको माइनस करोगे माइनस 3 हो गया। तो शुरुआत के 3 टर्म हो गया 13 माइनस 8 माइनस 3 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। ये हमारी AP थी और ये हो गई AP माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट अ एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब जो है इन्होंने 1995 में काम करना शुरू किया तो इनकी जो एनुअल सैलरी थी वो 5000 थी। ठीक है, और हर साल उन्हें 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है। 200 रुपये का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये बताओ 7000 रुपये किस ईयर में इनके हो जाएंगे, ये क्वेश्चन ने हमसे कहा है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर हमारे पास जो पहला साल है फर्स्ट ईयर है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इनकी सैलरी है 5000। अब क्वेश्चन ने बता दिया कि हर एक साल 200 रुपये बढ़ रहा है, तो दूसरे साल में क्या होगा 5000 प्लस 200, ये हो गया हमारे पास 5200, ये हो गई दूसरे साल में सैलरी। तीसरे ईयर में क्या हो जाएगा, अब जो इनकी सैलरी है 5200, इसमें फिर से 200 मिल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5400। तो कुछ इस तरीके से इनकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बढ़ती चली जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये बताओ 7000 रुपये किस साल में हो जाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये हमारी एक AP बन रही है, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। अब हम लोग इस AP से ये पता लगा लेंगे कि 7000 किस ईयर में बनने वाली है। अब कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर ना हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें जो 5000 दिख रहा है इसको मान लेते हैं A, क्योंकि ये पहला हमारा टर्म हो गया, ये हो गया 5000। और देखो सभी के बीच में डिफरेंस किसका आ रहा है, 200 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 200 का हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 7000 आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोल देंगे ये है हमारे पास AN इक्वल्स टू हो गया 7000। ठीक है, हमें ईयर निकालना है कि किस साल इनकी इतनी सैलरी होगी। तो हम लोग यहाँ पर फिर से AN का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू हमने कर दिया D, ये हो गया। यहाँ पर AN की जगह पे 7000 हो गया, माइनस A की जगह पे हो गया 5000, प्लस n हो गया हमारे पास कुछ भी नहीं -1 इंटू D हो गया हमारे पास 200।
अब इसका मल्टीप्लाई 5000 है, यहाँ पर 7000, यहाँ पर 7000, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 5000, और यहाँ पर हो गया 200n माइनस यहाँ पर हो गया 200। इसको सॉल्व करेंगे 2000, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 2000 हो गया, सॉरी 200 हो गया, यहाँ पर हो गया 200n हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 1800 होगा। ओके, यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर हमें प्लस करना था, हमने माइनस कर दिया था। अब देखो 2000 प्लस 200 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2200 हो जाएगा, ठीक है। 2200, 200 हमारा मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू हो गया n, 00 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 11, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n। एन का मतलब ये हो रहा है, ये बता रहा है कि 11वें साल में इनकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी, यही हमें बताना था और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज बाय वीकली सेविंग बाय 1.75 पैसा। If in the nth week her weekly saving become 20 rupees 0.75 पैसा, find n। क्वेश्चन कह रहा है रामकली ने पहले वीक में 5 रुपये सेव किए, उसके बाद हर एक वीक में उसने 1 रुपये 75 पैसा को सेव किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ये बताओ कितने वीक बाद उसकी जो सेविंग होगी वो 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगी। ये क्वेश्चन ने पूछा है, बेसिकली हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही होगा। कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसको बहुत ही ध्यान से समझो, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। क्वेश्चन ने कहा कि पहले वीक में उसके पास जो रुपए थे 5 रुपये हो गए, फिर एक वीक बाद जो दूसरा वीक होगा उसके पास क्या होगा, उसने जो सेविंग की है वो 1 रुपये 75 पैसे की है, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 रुपये 75 पैसा हो गया। तो इसी तरीके से हर वीक में इतने रुपए की सेविंग करती जा रही है और जो उसके पास लास्ट सेविंग बची है वो है 20.75 ये बचा है। तो क्वेश्चन ने कहा ये किस वीक में आया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब कैसे करेंगे, हम लोगों के पास जो पहले 5 रुपये थे ना उसको मान लेते हैं वो ए है, इस 5 रुपये को ए मान लो, और हर महीने की सेविंग कितनी, हर वीक की सेविंग कितनी 1.75, तो इसको मान लो डी 1.75, ये डी हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो क्वेश्चन ने ये बताया था कि उसकी लास्ट वीक में सेविंग कितनी थी 20.75 पैसा, तो यहाँ पर ए एन की जगह पे 20.75 लिख देंगे। ए की जगह पे हम लिखेंगे 5 प्लस एन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एन ही लिखेंगे, माइनस 1 कर देंगे, और डी की जगह पे लिखेंगे 1.75 यहाँ कर दिया हमने 75 कर दिया। ओके, तो ये अब इधर हम लोग इसको भेज देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 20.75 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज देंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा 1.75 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15.75, यहाँ पर लिखा हमने 15.75, और इसको तो सॉल्व करना ही नहीं, तो इसको 1.75 लिखा और इक्वल्स टू कर दिया n माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, यहाँ लिखा 9 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, ये माइनस 1 है ना, इक्वल के इस साइड आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इक्वल्स टू n। हमें n क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो हमें क्या पता चला कि जो 10वां वीक होगा ना, उस वीक में इसकी जो सेविंग हो जाएगी वो 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगी। बस हमें यही फाइंड करके बताना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 20 का सोल्यूशन। तो हम लोग बोलेंगे जो 10th वीक होगा उस वीक में इनकी सैलरी, इनकी जो सेविंग होगी वो 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगी। आई होप आज की ये पूरी क्लास आपको समझ में आ गई। कमेंट करो, शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि होगी 5.3, और 5.3 में टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 20 क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में निपटा देंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।